अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछले वीक हम लोगों ने डिस्कस किया था महाना का ऑप्शनल पेंशन फ़ंड। ऑप्शनल मीन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस फ़ंड को अवेल करना चाहते हैं, उसमें अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं या नहीं। मेरी रिकमेंडेशन थी कि जैसा सिस्टम पाकिस्तान में है कि रिटायरमेंट की कोई सेफ्टी नहीं है और एवरीथिंग आपको अपनी अपनी पॉकेट से ही करना पड़ता है, तो मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को कि आप इसके बारे में सोचिए। बेशक महाना है या बैंक है या कोई भी आपको अगर ऑफ़र होती है कहीं और से भी, तो आप पेंशन फ़ंड को एज अ प्री रेकोजिट रखें अपनी फ़ाइल में। और इन्वेस्टमेंट तो बाद की बात है, पहले यह है कि आपके पास बेसिक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अबाउट दैट। अब इसमें अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम बताया था कि नेक्स्ट वीक पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि आपने, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो कैसे आपने इसको अकाउंट को ओपन करना है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर्स क्या होने चाहिए। एज़ पर माय सजेशन आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। अगर आपके को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं या अपनी रिसर्च कर दीजिएगा। मैंने तो ये एक रैंडमली सिलेक्शन की है और आई एम श्योर कि आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए कि क्या होना है। तो जिस तरह अब ये सपोज़ आपका पोर्टफोलियो है जिसमें आई एम श्योर, जैसे ये मेरे दोस्त हैं जो ऑलवेज शेयर कर देते हैं मेरे साथ डिटेल, कि महाना सेव प्लस के नीचे ही आपको जैसे ही आप लॉगिन कर रहे होंगे तो महाना रिटायरमेंट के नाम से आ रहा है ये। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन ऐसी आएगी जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि अभी आपने कितने से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है और हर मंथ में आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा और जो आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम है वो कितनी है। ये आपको पता है कि आपकी एनुअल टैक्सेबल कितनी है, आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है और आपका मंथली कंट्रीब्यूशन कितना है। क्योंकि इसमें लमसम अमाउंट डालना कोई अक्लमंदी नहीं होगी। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने मंथली कंट्रीब्यूशन करना है इसके अंदर एज पर योर अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब मैंने सपोज़ यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5,000 लिख दी, मंथली कंट्रीब्यूशन 1,000 लिख दिया और एनुअल टैक्सेबल इनकम मैंने अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 10 लाख लिख दी। ठीक है, सॉरी 1 लाख लिख दी। और ड्यूरेशन मैंने इसका जो है वो 10 साल सपोज कर दिया। तो जैसे ही मैंने ये किया तो ये प्रोजेक्शंस देखें कि वो मुझे उसने बताया कि अगर आप ये तीन इसके अंदर अप्रोचेज़ हैं, कंजर्वेटिव है, बैलेंस है और अग्रेसिव है, कि आप जौन सी भी इन्वेस्टमेंट अप्रोच सेलेक्ट करेंगे उसका रिवॉर्ड एंड रेशो उसी तरह ही होगा। अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अब इसमें वो क्या कह रहा है, values shown are approximations based on historical performance and we are not individual of future results। कंजर्वेटिव 100% फिक्स इनकम होती है, यानी कि आपके फंड जो भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे उनको ये फिक्स्ड इनकम वाले प्रोडक्ट में डाल देंगे। वहाँ पर रिटर्न जो होता है वो लो होता है कंपैरेटिवली। बैलेंस्ड 70% फिक्स इनकम, 30% इक्विटी। तो अगर आपकी बैलेंस अप्रोच सेलेक्ट करेंगे तो उसका 30% आपका स्टॉक मार्केट में चला जाएगा और 70% आपका फिक्स्ड इनकम में चला जाएगा। इसीलिए अगर आप देख रहे हो तो बैलेंस में आपका रिटर्न जो होगा वो 10 साल के बाद, अगर आपको यही फार्मूला आप लेते हैं तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा। थर्ड में आ जाएगा एग्रेसिव। तो एग्रेसिव में 30% फिक्स हो जाएगा और 70% आपका इक्विटी यानी स्टॉक में चला जाएगा, तो उसी लिहाज से आपकी रिटर्न भी बढ़ जाएगी। सो अब आपको पता लग गया है कि जब भी आपने सिलेक्शन करनी है तो ये तीन अप्रोचेज़ हैं। माय सजेशन, आप जितने रिटायरमेंट के क्लोज हैं आपको चाहिए कि आप बैलेंस में रहें, क्योंकि कंजर्वेटिव में कुछ भी नहीं है। ये जस्ट लाइक बेसिक इन रिटर्न मिलेगी आपको जो भी इस वक्त रेट चल रहा है। ठीक है, तो इक्विटी में होना ज़रूरी है कि इन केस कि आप अच्छी रिटर्न जो है वो गेन कर सकें। तो सपोज़ मैंने ये कर लिया। ये करने के बाद जी यहाँ पर फिर नेक्स्ट का बटन दबाया और फिर आ गया जी सेटअप में उसने क्या पूछा है कि हमें आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिस्क प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन और पर्सनल। तो आपने यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल हम शुड दी होगी वो आप उसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे फिर वो आपसे पूछेगा कि ये हु
voluntary pension scheme is for. A smart choice for salaried class and tax file, important consideration for नॉन फाइलर. आई एम श्योर आप इसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपने इसको आई हैव रीड करना है और आपने इसको कंटिन्यू कर देना है. तो ये क्या कह रहा है सैलरीज के बारे में, सैलरी क्लास के बारे में, ड्यू टू इट्स यूनिक 20% प्लस इनकम टैक्स क्रेडिट VPS इज़ हाईली बेनिफिशियल एंड रिकमेंडेड फॉर द सैलरी क्लास एंड टैक्स फाइलर्स. आई थिंक ये दैट्स अ गुड यूनिक 20% इनकम टैक्स क्रेडिट है. सो जो भी फाइलर है जो सैलरीड है, आई एम श्योर इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर देम. और ये जो नॉन फाइलर वगैरह भी आप इसको पढ़ सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं. पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि नॉन फाइलर का क्या कॉन्सेप्ट है, दुनिया में कहीं भी नहीं है. ये पाकिस्तान यूनिक कंट्री है जहाँ पर नॉन फाइलर को एक लीगल स्टेटस हासिल है. अमेजिंग. अब आ जाता है कि जी प्रोफाइल लेवल. अच्छा, ये एक जस्ट फॉर माय अप्रोच है, आप अपने लिहाज से इसको जो है वो देख ले सकते हैं. बाकी ये मैंने अप्रॉक्सीमेट किया है जस्ट टू शो यू. अब वो कह रहा है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है. मैंने 25,000 मंथ के लिहाज से उसको 3 लाख कर दिया. आपके सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, मल्टीपल है या सिंगल है, तो मैंने यहाँ सिंगल कर दिया. अगर आप 2 जॉब्स करते हैं मल्टीपल कर लीजिएगा. आपका व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, ठीक है, फाइनेंस से रेलिवेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बैंकर है, जो भी है मैंने फाइनेंस कर दिया. व्हाट इज़ योर एजुकेशन, जो भी आप जितना भी पढ़े लिखे हैं, नहीं है इसमें आ रहा तो आप अदर कर दीजिएगा. व्हाट इज़ योर मार्शल स्टेटस, तो सिंगल है या मैरिड है. ठीक है, ये ऑप्शन सेलेक्ट हो गई इसमें. इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे इसको. तो नेक्स्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर इन्वेस्टेड. मैंने यहाँ पर जो है वो ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन रहा, मैंने नो कर दिया इसको. अगर आपने इसको यस करना, यू कैन डू इट. व्हेन मेकिंग ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान टू कीप द मनी इन्वेस्टेड फॉर. अब आपने जो है वो कपना करना है, 1 से 2, 3 से 4, मोर देन 8. आई विल सजेस्ट कि मोर देन 8 को आप सेलेक्ट करें कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए. फिर वो पूछ रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस क्या है तो बता दें. मैंने यहाँ पर बेसिक कर दिया क्योंकि मेजोरिटी लोग हमारे कहते तो हैं फने खान है, पर रियलिटी में वो नहीं है. तो लेट देम डिसाइड. आप अपने आप से स्मार्टनेस ना दिखाएं, सिस्टम को ऐसे बताएं कि वो आपके आपके लिए सब कुछ करे, ठीक है, और आपको एक अच्छी प्रोडक्ट ऑफर करें. तो अगर एनीवे जो भी आपका लेवल आप सेलेक्ट कर लीजिए. मैंने यहाँ पर इन एक्सपीरियंस किया है. रीज़न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन को बीट करना है, रेगुलर इनकम है, कैपिटल अप्रिसिएशन है, अदर है, जो भी आपका मकसद है आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर इन्फ्लेशन कर लिया. आई प्लान टू स्टार्ट यूजिंग मनी फ्रॉम माई इन्वेस्टमेंट. मैंने कह दिया कि मैं अब जो इन्वेस्टमेंट करूँगा वो 15 साल के बाद इस्तेमाल करूँगा. ज़ाहिर बात है, तभी वो अच्छी रिटर्न मिलेगी. फिर वो है डू यू सेव और इन्वेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप इसको यस करना चाहिए या नो करना चाहिए, यहाँ पर है. मैंने यस कर दिया क्योंकि कुछ ना कुछ अगर आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो इट्स गुड. नेक्स्ट पे आप आ जाएंगे तो कंटिन्यू करेंगे. फिर भी विल बी योर इमीडिएट रिएक्शन इफ़ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू लॉसेस 10 to 15%. ये बहुत इन्वेस्टमेंट, ये ना आपकी साइकोलॉजी को जानने के लिए होता है कि अगर किसी वजह से लॉस होता है, जैसे मार्केट डाउन होती है, ठीक है ना, आपका पे, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, अगर तो आप इसको कंजर्वेटिव में कर दें तो वो तो सिर्फ मनी मार्केट में जाएगा, प्रॉब्लम नहीं. जब आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो ये इक्विटी में लगाएंगे तो पोर्टफोलियो डाउन भी हो सकता है, अब तो होता ही होता है. तो फिर ये डिफरेंट अप्रोच है कि आप क्या आप सोचते हैं. वो क्या कह रहे हैं कि आप सेल कर देंगे सारा कुछ, या कुछ सेल करके कुछ रख लेंगे, या आप होल्ड करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, या आप और बाय करेंगे. पर्सन लाइक मी, अब ये डेफिनेटली एज टू एज वेरी करता है. अगर आप रिटायरमेंट के क्लोज हैं तो आपको इस चीज़ पे खुद से देखना पड़ेगा कि नॉर्मल जो है वो आपकी अप्रोच क्या कहती है. पर्सन लाइक मी, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, अगर मार्केट 10 से 15 गिरेगी तो मैं डेफिनेटली आइदर उसको होल्ड करूँगा या इसको बाय मोर करूँगा, डिपेंड ऑन प्राइस. लेकिन मेरी यही है कि आपने जो लिया हुआ है, ये जो उतार चढ़ाव होते हैं ये वक्ती होते हैं, तो नो नीड टू बी पैनिक. सो आप, आई थिंक दिस इज़ द राइट अप्रोच कि होल्ड टू द इन्वेस्टमेंट एंड सेल नथिंग. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर इनकम है वो कैसी होगी, यानी कि आप स्टेबल होंगे, यानी कि आपको मंथली इनकम आती रहेगी. मैंने यहाँ पर स्टेबल कर दिया. डू यू हैव एनी फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस. आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ, फैमिली, नन, ये देख लीजिएगा. प्री रेक्विजिट में तो मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आप लाइफ और हेल्थ दोनों को जो है वो ज़रूर रिव्यू कीजिए. फिर आ जाता है कि अब आपने पोर्टफोलियो, जैसे ही आपका ये इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ डिस्कस किया है,
जैसे ही मैंने ये किया ना तो उसने मुझे बोला कि भैया मैं आपको ये अप्रोच जो है वो आ, कहूँगा कि आप इसमें जाएं। अब मुझे पता है कि इस अप्रोच में अगर मैं जाता हूँ तो मुझे रिटर्न बहुत कम आना है। लो रिस्क में चाहता हूँ तो ठीक है, मनी मार्केट और दोनों आ जाएंगे, लेकिन स्टिल आउटपुट नहीं मिलने वाली। बैलेंस में जाता हूँ तो मुझे आइडिया है कि ये स्टॉक में और फिक्स में ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगा। मीडियम रिस्क में जाता हूँ तो मुझे पता है कि इसमें मेरा स्टॉक में बैलेंस और मनी मार्केट में चला जाएगा, और फिर अग्रेसिव में तो मुझे पता है कि ज़्यादा इक्विटी में जाएगा। तो उसने बार मुझे ये सजेस्ट किया है, अप टू मी। मेरे ख्याल से आई थिंक जो अप्रोच है, मेरे ख्याल से बैलेंस और मीडियम रिस्क इज़ द राइट अप्रोच। क्योंकि अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो आपको रिटर्न कैसे आएगी। अब देख लें कि अगर मैं पहली अप्रोच उसको करता हूँ तो अगर मैं 5,000 इन्वेस्ट करता हूँ, 1,000 मंथली देता हूँ, 20 साल के लिए लगाता हूँ, तो तकरीबन वो कह रहे हैं 8,02,337 रुपये आ जाएंगे आपको 20 साल बाद। अब 8 लाख का क्या बनना है उस वक्त में। सो डेफिनेटली वी नीड मोर। फिर वो क्या कह रहा है कि इसको वो फिर ये होगी पहली अप्रोच। फिर लो रिस्क अप्रोच में वो क्या कह रहा है कि जब मैं लो रिस्क सेकंड ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें वो मनी मार्केट में और डेट दोनों में लगा देता है, लेकिन ये लो में ही आता है। तो अगर आपने सेकंड टैप सेलेक्ट किया होगा पोर्ट तो ये आपका लो रिस्क में के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो लो रिस्क में वो क्या कह रहा है कि आपको कि अगर आपने 5,000 लगाते हैं 1,000, तो आप देख रहे हो कि कंजर्वेटिव में आपको कितना बन रहा है 8,02,000 कुछ, लेकिन लो रिस्क में आपको तकरीबन ये 12 लाख पे पहुंच गया। हम मैंने कोई अमाउंट चेंज नहीं किया, मैंने पैटर्न सब सेम रखा है, जस्ट आई एम टेलिंग यू। तो वो चलेगी 8 पे, ये चला गया ऑलमोस्ट 12 पे, 4 का फ़र्क आ गया। फिर आ जाती तीसरी अप्रोच बैलेंस। अब बैलेंस अप्रोच में क्या हुआ है कि ये जो 12 लाख था बैलेंस में जाने की वजह से वही 5,000 वही 1,000, लेकिन वो तकरीबन आपका 18 लाख से ऊपर चला गया जैसे ही आपने बैलेंस अप्रोच की। अब बैलेंस अप्रोच में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अब मैं इक्विटी में 30% डालूंगा, मनी मार्केट में 40 डालूंगा और डेट में 30 डालूंगा। ये मैंने लास्ट में आपको एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, ये तीनों क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जैसे स्टॉक एंटर हुआ है तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो लो से हाई जाने की वजह से 18 में चला गया। अब आप कहते हो कि नहीं जी, और बैलेंस के बाद आ जाता है मीडियम। मीडियम में क्या हुआ है कि 18 लाख तो था आपका बैलेंस में, लेकिन मीडियम में ये 18 लाख हो गया जी 21 लाख पे चला गया। सेम अमाउंट्स हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया, तो 21 लाख 69,000 आ गया मीडियम में। लेकिन मीडियम में इसने क्या किया है कि इसने इक्विटी यहाँ 50% कर दिया, 50% इक्विटी में डालेगा, 20 मनी मार्केट में और डेट में। इसमें उसने क्या किया था बैलेंस में कि बैलेंस में उसने इक्विटी में 30 डाला था, लेकिन मीडियम में उसने इक्विटी में 50 डाल दिया। सो आई थिंक नो यू गॉट इट कि जैसे जैसे रिस्क फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन रिटर्न भी आप देख रहे हो कि इक्विटी से आने से कितना फ़र्क पड़ा है। फिर आ जाता है कि ये अप्रोच होने के बाद अब आ जाता है कि लास्ट वन वो है एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच बहुत फ़र्क डाल देगी, सेम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब ये क्या है कि मीडियम तो आपको 21,69,000 दे रहा है, पर अग्रेसिव आपको 34,25,617। लेकिन अब अग्रेसिव अप्रोच में हुआ क्या है कि 90% स्टॉक में चला जाएगा और 10% डेट मनी मार्केट फारिग होगी। लेकिन क्योंकि 90% इक्विटी में डाल रहा है इसलिए रिस्क बहुत हाई हो गया है, और अगर मार्केट स्टेबल रहती है तो फिर आपको ये तकरीबन 34,000, तो सेम अमाउंट है दोस्त। आप अपनी माना की फाइल में जाके इन सारे नंबर्स के साथ खेल सकते हैं। मेरी आपको सजेशन जो होगी, आपकी जितनी एज कम है, आपका बिल्कुल अगर आप 18, 19, 20 में 25 में है तो ये अप्रोच अच्छी है। अगर आप अराउंड 25 से 30 या जो भी एज है तो मीडियम में रह लें। अगर आप 35-40 हैं बैलेंस में रह लें। बाकी अगर आप 55 के हैं या 60 के क्लोज हैं तो फिर आप कंजर्वेटिव और लो रिस्क में रह सकते हैं। लेकिन कुछ हद तक स्टॉक का फ्लेवर ऐड होना ज़रूरी है इफ़ यू रियल वांट गुड रिजल्ट्स। क्योंकि इसमें जो बैलेंस की अप्रोच है ना उसमें एटलीस्ट 30% तो स्टॉक में जा रहा है, 40 मनी। तो ये दोनों तो बहुत कम है कि इसमें तो मुश्किल ही है कि कुछ प्रॉब्लम आए। हाँ, इक्विटी आपकी नीचे जा सकती है, ये है। लेकिन अगर
रिटायरमेंट को प्लान करना है और 20 साल के लिए करना है, अगर आप टाइम बढ़ा दो ना यहाँ पर, तो आई मीन 20 का 40 कर लो, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ ह्यूज डिफरेंस। एनीवे आप इन नंबर से खेल सकते हैं अपने लिहाज से। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँ इसके बारे में। अच्छा, एक मुझे चीज़ बताइएगा, नेक्स्ट मेरा प्लान भी है इस पे बारे में। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आपको कितना पैसा चाहिए इन योर लाइफ? कोई नंबर जेन में है? अप्रोच ज़रा इसको सोचिएगा, हम फ्यूचर में बात करेंगे, क्योंकि जब हम गोल्स की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट तो यही होता है ना कि वी विल मेक मनी और गेन मनी। लेकिन एक नंबर्स होता है आपके माइंड में, क्योंकि ये चीज़ें ले लूँगा और ये बस आ जाए तो दैट्स द थिंग। तो वी विल टॉक अबाउट दिस कि रियलिस्टिक नंबर क्या होना चाहिए। जैसे मुझे मेरा नंबर पता है लाइफ में, क्योंकि इतना मेरा खर्चा है और इतना पैसा अगर मेरे पास हो जाए मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे, आई एम फाइन। तो व्हाट इज़ योर थिंकिंग? तो इस पर ज़रा सोचिएगा और फिर डेफिनेटली आपसे इस टॉपिक पर गपशप होती है आगे जाके। ठीक है जी। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ईमेल मी ali_hasan57,000 yahoo.com। ट्विटर पे मैं ये वीडियो डाल दूंगा my money75, और इंस्टाग्राम के अंदर भी इसकी स्नैपशॉट डाल दूंगा my money75। चलें फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।